अंग्रेजन बहू ने कराया अपनी नंद का बाल विवाह। हेमा अपनी बहू सोफिया और अपनी 8 साल की एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची नायरा के साथ रहती थी। नायरा एक बहुत ही नटखट सी लड़की थी, जिसकी वजह से सोफिया उसे पसंद नहीं करती थी। भाभी जी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? चल चल चुप कर, हमेशा खाने को ही पूछती रहती है। अरे कोई और काम भी है तुझे? अरे सोफिया बच्ची ही तो है, क्यों डांट रही है? आप चुप ही रहिए मम्मी जी। सोफिया विदेश के एक अमीर परिवार से आई थी, इसीलिए कोई भी उसके आगे नहीं बोलता था। सोफिया अपनी सास को एक तीखा सा जवाब देकर चुप करा देती है कि तभी नायरा के हाथ से वहीं पानी से भरा हुआ जग गिर जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? अकल छोटी है क्या तुम्हारी? नाक में दम करके रख रखा है। नायरा अपनी भाभी का ऐसा रूप देखकर सहम सी गई। अरे बहू, तू इस पर क्यों गुस्सा करती है? छोटी बच्ची ही तो है, मैं साफ कर दूंगी। नायरा बेटा जा, तू खेल ले। छोटी बच्ची 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 करके आपने इसे अपने सर पर चढ़ा लिया है, न जाने इसे कब अकल आएगी। मैं तो जा रही हूँ। अब इस पानी को आप साफ करो या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोफिया अपने घमंड में अपनी सास से जली कटी बातें कहकर चली जाती है। इस तरह रोज सोफिया हेमा और नायरा को जली कटी बातें सुनाती, लेकिन हेमा अपनी बहू के आगे उफ भी नहीं करती। सोफिया का पति विदेश गया हुआ था। अरे बहू, आज राकेश आ रहा है, जानती हूँ। तुझे कुछ तैयारियां नहीं करनी है? अरे पूरे 2 साल में मेरा बच्चा लौट के आ रहा है, कम से कम कुछ अच्छा खाने को ही बना ले। मम्मी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मुझसे क्या परेशानी है। अरे क्या मैं आपको बैठी हुई बुरी दिखाई देती हूँ? हमेशा खाम खाम। अगर राकेश जी आ भी रहे हैं तो हम कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे, सिंपल। तभी बाहर से हाथों में टॉफी और चॉकलेट्स दबाए नन्ही नायरा भागती हुई आई। मम्मी 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 देखो, मैं वही चॉकलेट्स और टॉफी लाई हूँ जो राकेश भैया की फेवरेट है। अरे वाह, पर तुझे इस सब के लिए पैसे किसने दिए? मैंने अपनी गुल्लक से निकाली। नायरा की बातें सुनकर सोफिया अंदर से पूरी तरह जल भुन गई। मम्मी जी, मुझे भी बताइए कि राकेश जी को क्या पसंद है। बहू, अब इतने कम समय में तू क्या बना लेगी? आपसे जितना बोला है बस उतना बताइए, समझिए आप? वो राकेश को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। गाजर का हलवा? राइट, ओके, तो अब मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। सोफिया हलवा बनाने जा ही रही थी कि तभी सोफिया के पैरों में एक कांतर आ गई। नायरा ने उसे देख लिया और सोफिया को एक जोर का धक्का मारा, जिसकी वजह से सोफिया के हाथ से सारी गाजर जमीन पर जा गिरी। ना समझ लड़की, ये क्या किया? वो भाभी, वो कहाँ? चुप कर, हमेशा शैतानी शैतानी। अरे मेरे काम बिगाड़ने के सिवा कोई दूसरा काम भी है तुझे? मैं तो तंग आ गई हूँ, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो राकेश जी को। सोफिया ने नायरा को बहुत भला बुरा सुनाया। बेचारी नायरा सांस दबाए सोफिया की सारी बक सुनती रही। तभी कुछ देर बाद राकेश आ गया। मम्मी, सोफिया, नायरा, अरे कहाँ हो सब? आ गया मेरा बच्चा, पता है कब से तेरी राह देख रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो ना जाने कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? परेशान नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप अपने परिवार से मिलिए, फिर मुझसे बात करना। सोफिया कमरे में चली जाती है। राकेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ सोफिया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? अब मैं आपको क्या ही बताऊं या फिर क्या कहूं कि क्या क्या बताऊं राकेश जी। इस घर में रहकर मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं अपनी ननंद की शादी कर रही हूँ बस। नायरा की शादी, वो भी इतनी कम उम्र में? अरे काहे की छोटी, बातें तो कितनी भरी भरी है उसकी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ,
और मैं नीचे भी सभी से कह कर आ रही हूँ कि शादी कल है। राकेश सोफिया की बात मान लेता है और अगले दिन सोफिया के बताए हुए आदमी से ही नायरा की शादी कर दी जाती है। नायरा की शादी करके सोफिया बहुत खुश थी। फाइनली बारात चली। जैसे इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, ठीक उसी तरह अब मोहन उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। सोफिया खुद से ही बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नायरा के ससुराल में। अरे बहू, तूने अभी तक सफाई नहीं की। वो सासू माँ, मुझे सफाई करना नहीं आता। सफाई करना भी नहीं आता तुझे? सुन रहा है मोहन, तेरी बीवी को तो सफाई भी करना नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्या? आजा, मैं तुझे बताता हूँ कि सफाई कैसे करते हैं। नहीं। मोहन नायरा को हाथ पकड़कर जोर से खींचता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसे जोर का थप्पड़ लगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सिर्फ थप्पड़ से क्या होगा माँ, इसकी खाल मसाला मांग रही है। नहीं। अरे चुप कर। मोहन अपनी बेल्ट निकालता है और नायरा की खूब पिटाई करता है। ये सब देख कमला बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसती है। शायद अब अकल आ गई होगी इसे। और अगर अब भी ना आई हो तो बता देना बहू। बेचारी नायरा पूरा दिन रोती और दर्द से कराहती रही। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और नायरा के ससुराल वाले भी उस पर खूब अत्याचार करते थे। एक दिन राकेश अपनी बहन नायरा से मिलने के लिए निकला तो वहीं दूसरी तरफ नायरा के ससुराल में। ये कैसे पराठे बनाए हैं? हाँ? अरे ऐसा खाना तो कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। ठीक ही तो बने हैं सासू माँ। अरे तुझे तो बोलना भी आता है। हम तो समझ रहे थे कि तू गूंगी है। तूने मेरी माँ से जुबान चलाई? तेरी इतनी हिम्मत, पिद्दी लड़की। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। नहीं। मोहन नायरा के बालों को पकड़ लेता है। नायरा दर्द की वजह से चिल्लाने लगी। अगर आज के बाद मैंने तुझे मेरी माँ से कोई भी बात बोलते हुए सुना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? नायरा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे ये क्या पता था कि ये सारा मंजर उसके बड़े भाई ने देख लिया था। राकेश भागता हुआ नायरा के पास आया। नायरा, तू ठीक तो है? अपनी बहन के शरीर पर बेल्टों कोड़ों के निशान देखकर राकेश सब समझ गया। अरे साले जी, आप अचानक? अरे खबरदार, जो तुमने मुझे अपना साला कहा तो। पत्थर दिल इंसान, क्या हालत कर दी है तूने मेरी बहन की। ओह, तो तूने सब देख लिया? हाँ, सब देख लिया और शूट भी किया। अब बस पुलिस आती ही होगी। पुलिस? अरे बेटा, मुझ बुढ़िया पर रहम कर। मेरी तो अब उम्र हो चली है। मैं आगे की जिंदगी जेल में नहीं काटना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे। आपको माफी नहीं मिल सकती अम्मा जी। मेरी बहन के एक एक आंसू का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। राकेश के इतना बोलते ही पुलिस वहां आ गई। राकेश ने अपना बनाया हुआ वीडियो पुलिस को दिखाया और पुलिस मोहन और कमला को पकड़ कर ले गई। इंस्पेक्टर साहब, अभी एक और अपराधी बचा हुआ है। राकेश पुलिस को अपने साथ घर ले आता है। राकेश, क्या हुआ बेटा? ये तेरे साथ पुलिस क्यों है? तभी हेमा की नजर नायरा पर पड़ी। नायरा बेटा, तू यहाँ? माँ, सोफिया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। सोफिया आराम से सो रही थी। राकेश गुस्से में सोफिया को जगाता है और हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे नीचे ले आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये है दूसरी गुनहगार। What the hell? ये क्या बोले जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसी ने मेरी बहन की शादी धोखे से उस आदमी से कराई थी। What? पुलिस ऑफिसर सोफिया के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे जेल में डाल देता है। वहीं हेमा नायरा के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ चुकी थी। उसने नायरा को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे बस इसी बात का डर था। माँ, तू मत रो। नायरा अपने हाथों से हेमा के आंसू पोंछती है। राकेश दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था और अब फिर से एक बार सब कुछ सही हो गया था। शांति देवी अपने 3 बेटों राजीव, आनंद और गोपाल की शादी गांव की 3 सीधी सादी लड़कियों से करके मिर्ची, गुंजा और बिंदिया को बहू बना कर ले आती है। अरे आओ आओ मेरी देसी बहुओं, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। अब तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी।
इसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन सुबह के 4 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई करके मिलजुल कर खाना बनाकर मेज पर सजा देती हैं। अम्मा जी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह माँ, बहुओं के आते ही आप तो जैसे रसोई से रिटायर ही हो गई। वो तो होना ही था बड़के जेठ जी, अब बकड़ बकड़ बंद कीजिए और खाना खाइए। देसी बहू के हाथों बना खाना खाकर सभी खूब खुश होते हैं और ऐसे ही दिन बीतते हैं। गूंजा, बिंदिया और मिर्ची सारा दिन अपनी सास की सेवा और अपनी जिम्मेदारी और पूजा पाठ में दिन बिताती, जिसे देखकर शांति देवी भी अपनी बहुओं से संतुष्ट थी। एक दिन शांति कहती है, सच बहू, तुम तीनों के आने के बाद से घर खुशियों के माहौल से भर गया है। बस अब एक बार तुम्हारे दोनों देवर भी विदेश से आ जाएं तो उनकी भी शादी कर दूं। शांति अपने आखिरी बचे 2 बेटों की शादी के ख्वाब ही सजा रही थी कि तभी दरवाजे से अनुराग और चिराग अपनी विदेशी पत्नियों ग्रेसी और स्टेला के साथ अंदर आते हैं। तभी मिर्ची विदेशी बहुओं को घूरती हुई बोलती है, अरे गजब चच्चा, ई देवर जी तो एकदम मस्त माल पटा लाए हैं। मिर्ची को ऐसा कहता देखकर ग्रेसी गुस्से से बोलती है, What the hell is this अनुराग, कौन है ये गवार? ये सुनकर तीनों देसी बहू ग्रेसी पर चढ़ बैठती हैं। हमको गवार कहती हैं, तू है भूरी भैंसिया। What do you mean by भूरी भैंसिया? इस पर बिंदिया इतरा कर जवाब देती है, हम बतावत हैं भूरी भैंसिया का मतलब ब्राउन बफेलो। इसी के साथ 5 देसी विदेशी बहुओं में जंग छिड़ जाती है, जिसे देख सास बोलती है, अरे बस करो, अब क्या अखाड़े में उतरोगी? अनुराग, कौन है ये विदेशी? माँ, ये आपकी बहुएं हैं। ग्रेसी मेरी पत्नी है और स्टेला चिराग की पत्नी है। ग्रेसी, स्टेला, नमस्ते करो माँ को। नमस्ते सासू मॉम। अरे ये झूठे संस्कार का दिखावा बाद में करना, पहले जाकर अपने कपड़ों का साइज बढ़ाओ। तुम दोनों खड़े क्या हो, ले जाओ इन्हें अंदर। दोनों विदेशी बहुएं हाई हील पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं। हर इतवार की तरह तीनों देसी बहुएं गोबर से घर आंगन लीप पोत कर, नहा धोकर जोर जोर से घंटी बजाकर पूजा करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। ब्लडी बॉटम लेडीज, इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, स्टैंड अप स्टेला। स्टेला गुस्से से कमरे से बाहर आंगन में मंदिर की ओर आ ही रही होती है कि गोबर की पुताई पर फिसल जाती है और उसका सारा शरीर गोबर में सन जाता है। OMG, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? इस सुगंध गऊ माता के गोबर से आ रहा है स्टेला। ये सुनकर स्टेला गोबर से घिन करती हुई बाथरूम में भागती है और नहा धोकर उनके पास आकर उन्हें उंगली दिखाते हुए बोलती है, You both ladies are full of boredom. भला जानवर के लैट्रिन को भला घर के फर्श में इस तरह कौन फैलाता है? देखो स्टेला, हम हैं देसी और हमारे गांव देहात में इतवार को गोबर से लीपने की परंपरा पुश्तों से चली आ रही है। खैर, तुम तो 7 समंदर पार से आई हो, तो तुम्हें क्या पता हमारे देश का संस्कार, मगर हम तुम्हें सिखा देंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे कॉल्ड संस्कार, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ। थोड़ी ही देर में सभी खाने की मेज पर आते हैं, जहां आलू के पराठे देखकर स्टेला और ग्रेसी बुरा सा मुंह बनाकर बोलती हैं, What is this? अरे ओ गोरी मैम, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद है का, जो आलू का पराठा भी नहीं दिखते? अरे खाओ, मिजाज ना हरिहरा जाए तो हमारा नाम मिर्ची नहीं, शुद्ध सरसों तेल में तले हैं का। नो थैंक्स, हमें इतना ऑयली खाने की आदत नहीं है, हमें हॉट डॉग खाना है। ग्रेसी की विदेशी खाने की फरमाइश पूरी तरह ना समझ आने पर बिंदिया इसका उल्टा मतलब निकाल कर कहती है, राम राम राम, हमको पता नहीं था कि तुम दोनों को भी चीनी च्याओ म्याओ के जैसे अंध खंड खाने की लत है। अरे कुत्ता भी कोनो खाने की चीज है? अरे हमारे यहाँ कुत्ता पहरेदारी के लिए होता है, तुम्हारे जैसे पेट भरने के लिए ही नहीं। हमको घिन आवत है इन विदेशियों से। अरे बिंदिया भाभी, हॉट डॉग कोई बुरा खाना नहीं बल्कि बर्गर के जैसा ही होता है, ये देखो। अनुराग सभी को उस खाने की पिक दिखाता है, जिसे देख गांव की तीनों देसी बहुओं की गलतफहमी मिट जाती है और बिंदिया बोलती है, आई एम सॉरी ग्रेसी, प्लीज फॉरगिव मी। अरे ग्रेसी बहू, अब माफ भी कर दे बेचारी बहू को। फाइन, इट्स ओके।
ऐसे ही दिन ढलते हैं, मगर दोनों विदेशी बहुएं अपने छोटे कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और बहुत जल्दी अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर नौकरी करने लगती हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। एक दिन जब बिंदिया हॉल में पोछा लगा रही थी, तब स्टेला जानबूझकर इसके हाथ पर सैंडल से चढ़ जाती है। हाय दैया, ये फिरंगन हमरा हाथ दबा दी। इट्स नॉट माई मिस्टेक, चलो मेरी सैंडल उतारो। अरे हमका तुम्हारी नौकर लगी हैं, मगर मालिक भी तो नहीं। कभी बर्तन घिसती हो तो कभी फर्श। आदर्श बहू बनकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, हाँ, मगर अगर हमारे आगे पीछे नौकरों की तरह नाचोगी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम विदेशी बहुएं वेल एजुकेटेड और स्मार्ट भी हैं। विदेशी घमंडी बहुओं की तानेबाजी से उस दिन देसी बहुओं की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। स्टेला और ग्रेसी अक्सर तीनों बहुओं को उनके देसी होने के कारण ताने जड़ती। फिर एक रोज, हे यू ऑल आर देसी गर्ल्स, कल यूके से हमारे बॉस यहाँ आ रहे हैं, सो प्लीज तुम तीनों कोई बड़े मना मत करना, बिकॉज ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ठीक है हमारी विदेशी देवरानियां। अगले दिन दोनों विदेशी बहुएं अपने बॉस को लेने एयरपोर्ट जाती हैं। वहीं तीनों बहुएं बड़े मन से खाना बनाती हैं। कुछ घंटे बाद, सासू मॉम कहाँ हैं आप? आ गई मेरी विदेशी बहुओं। मीट आवर बॉस मिस्टर जेकोली। चूही की काली, ये भी कोनो नाम है? मिर्ची के इतना बोलते ही सास आंखें तरेरते हुए बोलती है, मिर्ची बहू जाओ जाकर आरती की थाली तो ले आना। जी माँ जी। शांति मिस्टर जेकोली की आरती तिलक करके उनका स्वागत करती है। इट्स अ वंडरफुल वेलकम, थैंक यू सो मच। बॉस बाबू, हमारे भारत में अतिथि देवो भव की रीति है, जिसके मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आइए खाना खाइए। तीनों बहुएं मिस्टर जेकोली को खाना परोसती हैं, जिसमें राजमा चावल, सलाद, पूरी सब्जी, पुलाव और मीठे में हलवा भी होता है। मिस्टर जेकोली को खाना खूब भाता है। तभी दोनों विदेशी बहुएं कहीं न कहीं कुड़कर बोल पड़ी, ये अंट शंट बनाने को किसने कहा था? दिखा दी ना देसी हरकतें तुम तीनों ने। मिसेस ग्रेसी, आई रियली लाइक दिस देसी खाना। आप इन्हें कुछ मत कहिए। मिस्टर जेकोली, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स, फॉरनर हूँ बट दिल से हिंदुस्तानी हूँ। हर कंट्री का कल्चर अपने आप में परफेक्ट होता है, चाहे वो विदेशी हो या देसी। आई एम सो ग्लैड कि अब से आप दोनों मेरी इंडियन कंपनी की ओनर बनकर काम करेंगी। इतना बड़ा पोस्ट पाकर दोनों विदेशी बहू की खुशी का ठिकाना ना था, मगर उनके चेहरे पर एक पछतावा घिरा हुआ था। वी आर गिल्टी, आप तीनों हमें माफ कर दो। हमने आपके कपड़ों पर भद्दा कॉम्प्लीमेंट किया, आपको देसी कहकर नीचा दिखाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। तीनों बहुएं सास की तरफ देखती हैं। कोई बात नहीं मेरी देसी बहुओं, माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है ग्रेसी, स्टेला, हम तुमको माफ किए। आखिर में सास की 5 देसी और विदेशी बहुएं गले लगती हैं और खुशी खुशी नई शुरुआत करती हैं। रामपुर में रहने वाली सुधा देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विपिन और छोटा बेटा रवि, जो कि पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ था। इस वक्त गांव से दूर शहर में नौकरी करके घर चलाता था। उसके पिता हरि की हालत कुछ ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो एक बड़े वक्त से बिस्तर पर पड़े हुए थे। अच्छा प्रणाम, मैं चलता हूँ। अरे विपिन बेटा, आज जाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। तू मत जा। माँ मुझे जाने दो, क्योंकि अगर मैं नहीं गया ना तो फिर मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में अगर नौकरी छूट जाएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा, और फिर छोटे भाई को पैसे भी तो भेजने हैं। बस कुछ ही दिन की तो बात है, रवि की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी तो वो विदेश से अपने देश लौट आएगा। फिर हम दोनों भाई मिलकर अपना काम करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। विपिन की मजबूरी थी कि वो एक दिन भी घर पर नहीं ठहर सकता था, क्योंकि जिस तरह से गरीबी में विपिन का परिवार गुजर रहा था, वो उन्हें उस गरीबी से निकालना चाहता था। क्योंकि बचपन से वो ये देखता आ रहा था कि उसकी माँ सुधा कैसे अठन्नी चवन्नी बचाने के लिए अपने बदले के राशन से पैसे बचाती थी। तब जाकर कहीं उसने विपिन को पढ़ाया और होशियार होते ही विपिन ने घर की जिम्मेदारी उठा ली और रवि को पढ़ने विदेश भेज दिया। मगर किसे पता था कि उस रोज विपिन कभी ना लौटने के लिए घर से निकला था। विपिन जिस ट्रेन में सवार होकर शहर के लिए निकला था, उस ट्रेन का बड़ा हादसा हो गया और विपिन की मौत हो गई। ऐसे में सुधा देवी के घर में दाने दाने पर आफत छा गए। हे भगवान, आखिर तू हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरे बेटे को अपने पास बुलाकर आखिर तुझे क्या मिल गया? चुप हो जाइए माँ जी। अगर विपिन आपको ऐसे रोते हुए देखेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 2 दिन बाद रवि देवर जी आ रहे हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद रवि के साथ विदेश से एमलिया भी उसके साथ इंडिया आ गई। उस समय पूरे गांव में गर्मी पड़ रही थी।
हर घर में रहने वाले लोग अपने चौखट पर बैठे बस एमी के छोटे कपड़ों पर ही झांक रहे थे, जिसे देखकर एमी बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, रवि, ये तुम्हारे गांव वाले मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी लड़की नहीं देखी क्या? एमी, ये गांव है, यहाँ लोग ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए सभी तुम्हें देख रहे हैं। देखो, वो घर आ गया हमारा। रवि का छोटा सा घर देखकर, जिस पर छप्पर की छत चढ़ी हुई थी, और टूटी फूटी दीवार देखकर विदेश से आई एमी कहती है, ओह गॉड रवि, आई कांट बिलीव तुम इस घर में रहता है। रवि, ये लड़की कौन है? माँ, ये एमी है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। इसके बाद रवि एमी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी एमी अपने विदेशी होने की झूठी ऐड झाड़ना शुरू कर देती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी है रवि, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ तो एक एसी भी नहीं है और ये पंखा भी मर मर कर चल रहा है। अपनी विदेशी देवरानी को गर्मी से परेशान होता देखकर बबीता उसे अपने हाथों से बनाई पंखे से हवा करने लगती है। एमी, ये गांव है, इसलिए यहाँ बिजली आती जाती रहती है, इसलिए ज्यादातर यहाँ हाथ पंखा ही काम आता है। बबीता काफी देर तक एमी को पंखा हाँकते रहती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर के बिखरे बुरे हालातों को देखकर रवि ने ठान लिया था कि वो गांव में रहकर काम करेगा और अपने परिवार के पास ही रहेगा। बहुत जल्द रवि को भी काम मिल गया। देखते देखते गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में एमी चिढ़कर अपनी सास और जेठानी पर चिल्ला पड़ती है, हे यू ओल्ड लेडी, मुझे मेरे कमरे का फैन चेंज चाहिए, समझी? बिकॉज मुझे तुम दोनों गरीब सास बहू के जैसे गर्मी में रहने की आदत नहीं है, समझी? एमी नए पंखे की फरमाइश सुनाकर अपने कमरे में चली गई और सुधा सोच में डूब गई। हे भगवान, ये रवि विदेश से कैसी निकम्मी बहू लेकर आया है। जब देखो कुछ तो कभी कुछ फरमाइश करती रहती है। अरे बबीता बहू, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाथ में एक भी चवन्नी नहीं और इसे एयर कंडीशनर पंखा चाहिए। कुछ ही दिनों में बबीता एमी के घमंडी स्वभाव को भाप चुकी थी। इसलिए बबीता जानती थी कि अगर एमी की फरमाइश पूरी नहीं हुई तो वो कुछ भी कहने में नहीं सोचेगी। इसलिए बबीता अपना मंगलसूत्र अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, इस मंगलसूत्र को बेचकर एमी के लिए फैन ले आइए। वैसे भी मुझ विधवा के पास इस मंगलसूत्र का क्या काम। ऐसा कहते हुए बबीता की आंखों में आंसू भर जाते हैं और इस तरह बबीता अपना मंगलसूत्र दांव पर लगाकर विदेशी देवरानी के लिए एयर कंडीशनर पंखा मंगवाती है। देखो एमी, हम तुम्हारे लिए पंखा ले आए, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। ओह प्लीज जेठानी जी, मुझे बोर मत करो, एक पंखा ही तो लाए हो, एसी नहीं ला दी। जो एहसान जता रही हो, नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम। बबीता के इतना करने के बाद भी एमी को अपनी विधवा जेठानी की कदर समझ में नहीं आती है। अब जहाँ एक तरफ एमी पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठी थी, वहीं गरीब विधवा जेठानी भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाती है, जिस कारण गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। जिसे देखकर सुधा गुस्से में एमी से बोलती है, अरे छोटी बहू, वहाँ तेरी जेठानी अकेली गर्मी में चूल्हा झोंक कर खाना बना रही है और तू यहाँ आराम से बैठी है। अरे जरा उसका हाथ बटा देती तो क्या बिगड़ जाता। ये सुनकर एमी अपनी सास सुधा को गुस्से से घूरती हुई उसे आड़ा टेढ़ा जवाब देती है, मैं किसी के बाप के नौकर नहीं और ना इतनी महान हूँ जो गर्मी में खाना बनाऊं, नो वे। और वैसे भी जेठानी जी को देखने वाला रहा ही कहाँ है। अगर वो गर्मी में खाली हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो विधवा है। एमी की बातें सीधे बबीता के कानों में पड़ जाती है। ऐसे में उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेचारी विधवा जेठानी सारा दिन गर्मी में नौकरों की तरह नाचती रहती है। धीरे धीरे एमी की फरमाइशों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया था और सुबह वो रवि से एसी की डिमांड करती है। रवि, मुझको एसी चाहिए। एमी, अभी घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए एसी भी लगवा दूंगा। नो, आई कैंट वेट एनीमोर। मुझे आज ही एसी चाहिए क्योंकि अब मैं और गर्मी में नहीं रह सकती। एंड तुम्हारी कंडीशन तुमने खुद खराब की है। और किसने कहा था तुम्हें यूके से सब छोड़ छाड़ कर इन पुअर पीपल्स के लिए आने को? अरे जब तुम्हारा भाई रहा नहीं तो फिर अपनी विधवा भाभी को इसके घर जाने को क्यों नहीं कहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इससे अफेयर चल रहा है? ये सुनकर रवि एमी को गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। घिन आ रही है मुझे खुद से, अपने आप से, कि मैंने तुम जैसी विदेशी से शादी ही क्यों की। Just go to hell with your family. I can't stay here. हम leave. इसके बाद एमी जैसे अपना सामान लेकर जाने लगती है, तभी बबीता उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहती है,
रुक जाओ एमी, भगवान के लिए रुक जाओ। ऐसे रिश्ता तोड़कर मत जाओ। तुम्हें एसी चाहिए ना, मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी, फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पर तुम मत जाओ। तुम कहोगी तो मैं दिन रात तुम्हें पंखे में हवा करूंगी, सोऊंगी भी नहीं। मत जाओ। ये कहते हुए बबीता फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर एमी का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चुप हो जाइए जेठानी जी, मैं कहीं नहीं जा रही। आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे रॉन्ग वे में बात की। बट नाउ मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मुझे एसी पंखा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही रहूंगी। आई एम सॉरी रवि। इस तरह एमी के विदेशीपन पर उसके ससुराल वालों का प्यार भारी पड़ जाता है और कल तक जो एमी गर्मी से चिढ़ उठती थी, अब उसे गरीबी और गर्मी में रहना भी लग्जरी लाइफ से बढ़कर था। साथियों, इंसान की अमीरी गरीबी का नाप तोल उसके रईसी से नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों से होती है।